भगोड़े आतंकी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पर सरकार के बयान के किरकिरी के बाद आज केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में बयान दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने माना कि सरकार के पास पुख्ता सबूत हैं कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही है। राजनाथ सिंह ने कहा कि दाऊद को किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान वापस लाया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार को उस वक्त शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा था कि भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी का पता सरकार को नहीं है और उसका पता चलते ही उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। भारत के पास उसके पाकिस्तान में मौजूद होने की विश्वसनीय सूचनाएं हैं। पाकिस्तान को चाहे हमें परसू करना हो, चाहे पाकिस्तान पर हमें प्रेशर बिल्डअप करना हो, हम दाऊद को लाकर ही रहेंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी ने दाऊद इब्राहिम को भारत वापस लाने की बात कही थी, लेकिन अभी तक सरकार को दाऊद इब्राहिम का ठिकाना ही नहीं पता है, क्योंकि जिस तरह से सरकार के एक के बाद एक बयान आ रहे हैं वो आपस में नहीं मिल रहे हैं और कहीं न कहीं विरोधाभासी बयानों की वजह से सरकार को मुसीबत उठानी पड़ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से दाऊद इब्राहिम को लेकर लोकसभा में दिए बयान का जवाब दिया है पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने। लखनऊ दौरे पर आए पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने माना कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं है और इस बात पे सफाई देते हुए उन्होंने अपने ही अंदाज में कहा कि वो साहब पाकिस्तान में नहीं है। हालांकि अब इस बात को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने दाऊद इब्राहिम को साहब कहकर संबोधित किया। इसके साथ ही हाफिज सईद के मसले पर भी उन्होंने माना कि भले ही हाफिज सईद को थोड़ी छूट जरूर मिली हो, लेकिन न्यायालय का सम्मान सबको करना चाहिए और मामला अभी सब जुडिस है। हाफिज सईद को भले ही थोड़ी छूट मिली हो, लेकिन उसे बरी नहीं किया गया है। कश्मीर के मसले पे भी बासित ने माना कि कश्मीर का मसला एक ऐसा मसला है जिस पर वहाँ की आवाम को फैसला लेना है। फिलहाल अब्दुल बासित अपने लखनऊ दौरे के दौरान कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। राजनाथ सिंह ने कल जहां अयोध्या में महंत लोगों से मुलाकात की, तो वहीं आज स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने बीजेपी और बीएसपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और बीएसपी मंदिर मुद्दे पर लोगों को गुमराह कर रही है। स्वामी स्वरूपानंद ने कहा कि बीएसपी हमेशा से लोगों को भ्रमित करती है, क्योंकि ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मंदिर मुद्दा कोर्ट में चल रहा है और अदालत ने इस पे स्टे लगा दिया था। जब तक स्टे रहेगा तब तक कोई भी सरकार कुछ भी नहीं कर सकती। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने ये भी कहा कि बीजेपी की एक सहायक शाखा विश्व हिंदू परिषद भी है, जो पहले से ही लोगों को भ्रमित करती रही है और ये मौका इनको मिला भी। पहले ही यूपी में इनकी सरकार बन गई, तब भी वहाँ मंदिर का निर्माण नहीं किया गया। शिलान्यास जरूर किया गया, लेकिन वो भी मंदिर गर्भगृह से 192 फुट दूर किया गया। इतना ही नहीं, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने ये भी कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के पीएम और अमेरिका के राष्ट्रपति को अपनी धरोहर समझ के गीता को भेंट करते हैं, लेकिन अपने ही हिंदुस्तान के बच्चों को वो गीता की शिक्षा नहीं देते हैं और यही कारण है कि बच्चे जो हैं धर्म से दूर होते जा रहे हैं। यूपी बीजेपी के तमाम नेता 2017 मिशन को लेकर खासे उत्साहित हैं। उनका मानना है कि जिस तरीके से केंद्र में उनकी सरकार बनी है, ठीक उसी तरह यूपी में भी वो बीजेपी का झंडा लहराएंगे। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में आज राजनीतिक प्रस्ताव के अलावा कृषि का भी प्रस्ताव पास किया गया। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने कार्य समिति की बैठक में बोलते हुए कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। अकेले प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही इतने अपराध हैं, तो बाकी प्रदेश के जिलों का हाल क्या होगा। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी की सरकार लखनऊ का ही एसएसपी तय नहीं कर पा रही है, जिससे सरकार की हनक खत्म हो रही है। बीजेपी के प्रभारी ओम माथुर ने कहा कि यूपी में मुद्दों की कमी नहीं है। जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो जनता के बीच में जाएं और समाजवादी पार्टी के भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर समाजवादी पार्टी का आईना दिखाएं। इसके बाद यूपी में बीजेपी पूरी तरह से आएगी। उनका मानना है कि यूपी में मुद्दों की कमी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उन मुद्दों को कैश करना बाकी है। फैजाबाद में जी संगम की खबर का असर हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा गांव के अली मोहम्मद को उनके बेटे का शव जल्द सऊदी अरब से लाने का भरोसा दिलाया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने फैजाबाद के सांसद दल्लू सिंह से इस मामले पर बात की और पीड़ित परिवार के प्रति सांत्वना जताई।
सांसद लल्लू सिंह ने इस संबंध में विदेश मंत्री से जल्द बात करने की बात कही है। मोहम्मद अहमद की 23 अप्रैल को सऊदी अरब के जीजान शहर में एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी और तब से उसके शव को भारत वापस नहीं लाया जा सका। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के आश्वासन के बाद अली मोहम्मद के घर वालों को अपने लाडले बेटे के अंतिम दर्शन की आस जगी है। हमने ये 23 तारीख को जो डेड बॉडी आते हैं एक्सीडेंट हुआ है, तो उसके बाद से हमें 2 तारीख को खबर लगी, वहाँ का आदमी फोन किया, उसका एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उस तारीख से लेकर आज तक अभी तक कोई खबर नहीं मिली उसकी। हमें दिला दीजिए बस डेड बॉडी बच्चे की। अली मोहम्मद बीती 23 अप्रैल से लगातार अपने बेटे के शव के लिए दफ्तरों और अधिकारियों के चक्कर लगा रहे थे। अब जाकर उनकी आस पूरी होने की उम्मीद जगी है। उत्तर प्रदेश में बिजली संकट गहरा गया है। लगातार 8 से 10 घंटे महानगरों में और शहरों, साथ ही साथ गाँव में 15 से 16 घंटे की कटौती की जा रही है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के दावों के उलट उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन आम लोगों को बिजली दे पाने में असफल रहा है। बिजली विभाग ने शासनादेश भी जारी किया था और ये कहा था कि बड़े शहरों में रात्रि में कटौती नहीं की जाएगी, लेकिन लखनऊ समेत तमाम महानगरों में 7 से 8 घंटे की रात्रि में भी कटौती की जा रही है। बिजली आंख मिचौली का खेल खेल रही है और पावर कॉर्पोरेशन घोटालों का शायद यही वजह है कि जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती जा रही है। डिमांड इस वक्त बढ़कर 13,500 मेगावाट हो चुकी है, जिससे गर्मी के पीक आवर्स में 14,500 मेगावाट तक बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश सरकार अब तक 10,500 से 11,500 मेगावाट का ही इंतजाम कर पाई है, यानी करीब 2,500 से 3,000 मेगावाट की कमी। बिजली को उपलब्धता कोई संकट जैसी बात नहीं है। हाँ, वितरण में कहीं कहीं कोई दिक्कत आ गई, कहीं ओवरलोडिंग की समस्या आ गई, क्योंकि लोड बहुत ज्यादा है, इसमें कहीं कोई जोर है। मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद पावर कॉर्पोरेशन उत्तर प्रदेश में बिजली की उपलब्धता बढ़ाने में जुटा है। श्रीनगर में मनरेगा कार्यों में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। आरटीआई के जरिए हुए खुलासे के मुताबिक विकासखंड हिंडोला खाल की कुइली ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान ने अपने परिवार को फायदा पहुंचाया है। ब्लॉक कार्यालय और बैंक के दस्तावेजों में मजदूरी की भिन्नता पाए जाने पर मामले का खुलासा हुआ है। आरटीआई कार्यकर्ता ने मामले की शिकायत डीएम टिहरी समेत क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री प्रसाद नथानी से की है। वहीं नथानी का कहना है कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है और वो संबंधित विभाग से जानकारी लेकर मामले की उच्च स्तरीय जांच कराएंगे। ब्लॉक की लिस्ट में तो लोगों के जो मजदूरी दिवस हैं वो 20 दिन दिखा रखे हैं और बैंक में लोगों के मजदूरी दिवस 2-2 दिन दिखा रखे हैं। प्रधान ने जो कर रखा है, जो अपने मोटे मोटे अमाउंट 50,000 रुपए का, किसी खाते में 20,000 रुपए का, इस तरह से सरकारी धन का गबन कर रखा है। जांच कब तक होगी और जांच में क्या कुछ निकल के आएगा, ये देखने वाली बात होगी। मुरादाबाद में केंद्र सरकार की मेगा क्लस्टर योजना में 41 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है। इस मामले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से 8 बड़ी एक्सपोर्ट कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं। इसके अलावा एसएसपी ने डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी से जांच कराने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अर्निजेंस और पीतल के विकास के लिए इस योजना की शुरुआत की थी। योजना के तहत प्रोजेक्ट लगाने के लिए 108 करोड़ रुपए आवंटित किया गया था और 9 निर्यातक कंपनियों को मंजूरी दी गई। इन्हें 3 साल के भीतर काम पूरा करना था, लेकिन कंपनियों ने मिले 41 करोड़ रुपए से कोई काम नहीं किया और दूसरी किस्त मांगनी शुरू कर दी। मोहम्मद अब्बास नाम के शख्स ने आरटीआई के जरिए खर्च का हिसाब मांगा और जो सूचनाएं मिली वो भ्रामक थीं, जिसके बाद जिला सत्र न्यायालय ने अब्बास की याचिका पर एसएसपी को केस दर्ज करने का आदेश दिया। मैंने हाईकोर्ट में एक पीआईएल दाखिल करी, जिसमें मुझे हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप पहले सीआरपीसी का प्रोसीजर अपनाएं। 19/3 को एसएसपी साहब को एक लिखित शिकायत दी और उनको कहा कि एफआईआर दर्ज करें, मगर उन्होंने कोई एफआईआर दर्ज नहीं करी, जिसके बाद मैं कोर्ट में अपनी 156 डाली। इसके बाद कोर्ट ने मुझे ये ऑर्डर दिया है। इसमें लगभग 41 करोड़ रुपए का घोटाला है। अदालत इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रही है। अब देखना होगा कि इस घोटाले की जड़ें कहां तक फैली हुई हैं। उत्तर प्रदेश के श्रम एवं रोजगार मंत्री शाहिद मंजूर की बेटी अदिबा मंजूर का 24 घंटों बाद भी कुछ पता नहीं चल पाया है। अदिबा अपने दोस्तों के साथ बीच कैंपिंग के लिए ऋषिकेश आई थी, जहां फोटो खिंचवाते हुए अदिबा गंगा में बह गई थी। मेरठ से मास्टर ऑफ सर्जरी की छात्रा रह चुकी अदिबा मंजूर अपने दोस्तों के साथ बीच कैंपिंग के लिए रविवार को ऋषिकेश पहुंची, जहां अदिबा और उसके दोस्त
फोटो खिंचवाने के लिए गंगा नदी में गए। वहां एक पत्थर पर पैर फिसलने से अधिवा गंगा नदी में गिर गई। अधिवा को बचाने के लिए उसके दो साथी नदी में कूदे, लेकिन वो भी नदी के तेज बहाव में बहने लगे। हालांकि दोनों को एक राफ्ट गाइड ने बचा लिया, लेकिन अधिवा का कुछ पता नहीं चल सका। मौके पर पहुंची पुलिस टीम और गोताखोरों ने अधिवा को ढूंढने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अधिवा नहीं मिली। आपको बता दें कि आज सुबह हरिद्वार, ऋषिकेश और उत्तरकाशी से आए गोताखोरों के दलों सहित 20 पुलिस टीमों ने अधिवा की तलाश शुरू की और गंगा नदी के किनारों सहित सभी बैराजों में भी सर्चिंग ऑपरेशन चलाया, लेकिन अधिवा का कुछ पता नहीं चल पाया है। वहीं इस हादसे को लेकर मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अधिवा के पिता से बात कर अफसोस व्यक्त किया और उन्हें अब सर्चिंग ऑपरेशन में सेना और नेवी के स्पेशल गोताखोरों की मदद लेने का भी भरोसा दिलवाया है। यूरो 4 ईंधन की अनुपलब्धता की वजह से आगरा में भारत पेट्रोलियम के 35 पेट्रोल पंप पूरी तरीके से बंद हो गए हैं। दरअसल भारत पेट्रोलियम इन फिलिंग स्टेशंस को यूरो 4 ईंधन उपलब्ध नहीं करा पा रहा है, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल मिलना बंद हो गया है। अप्रैल में केंद्र सरकार ने यूरो 4 मानक वाले पेट्रोल डीजल बेचने के आदेश जारी किए थे, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से यूरो 4 मानक वाला ईंधन भारत पेट्रोलियम फिलिंग स्टेशन पर उपलब्ध करा पाने में सक्षम नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आम लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। भारत पेट्रोलियम में डीजल और पेट्रोल न मिलने की वजह से दूसरे कंपनीज के पेट्रोल पंप में भारी भीड़ उमड़ रही है और अभी लगभग एक सप्ताह तक और ग्राहकों को इस तरह की असुविधा का सामना करना पड़ेगा। यूपी के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के दिन बदलने वाले हैं। अंग्रेजी और कॉन्वेंट स्कूलों की तर्ज पर अब यूपी सरकार भी अपने प्राथमिक स्कूलों में छात्रों को बैठने के लिए कुर्सी और मेज की व्यवस्था करने जा रही है। एक कार्यक्रम में इलाहाबाद पहुंचे प्राथमिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने और बच्चों के लिए कुर्सी और मेज की व्यवस्था करने के लिए पहली किस्त के तौर पर 200 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। अब सूबे के प्राथमिक विद्यालयों में इसी सत्र से पहली कक्षा से अंग्रेजी विषय की पढ़ाई भी शुरू होने जा रही है, जो पहले कक्षा 5 के बाद से होती थी। तो हमारे भी बच्चे कुर्सी और मेज पर बैठ करके पंखे के नीचे पढ़ेंगे, जिससे अभिभावकों को ये लगे कि हमारे भी लड़कों को अच्छी शिक्षा हो रही है। कुर्सी मेज के लिए फर्स्ट किस्त में 200 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री जी ने अलॉट किया है। सरकार ने भले ही ऐलान कर दिया हो, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आखिर यूपी के प्राइमरी स्कूलों की हालत कब सुधरेगी। कानपुर की 14 साल की एक बच्ची दिलप्रीत कौर को 1000 तक के पहाड़े याद हैं और वो केवल 20 मिनट में गणित के 1000 सवाल हल कर सकती है। दिलप्रीत के पिता मंजीत सिंह उसके द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को लिम्का बुक में दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं। दिलप्रीत प्रदेश स्तर की एक प्रतियोगिता में गणित के बड़े बड़े महारथियों को पछाड़कर चैंपियन ऑफ चैंपियंस का खिताब जीत चुकी है। अगर उसके रिकॉर्ड्स पर एक नजर डाली जाए तो वो 1 मिनट 30 सेकंड में जोड़ घटाने के 100 सवाल कर चुकी है। इसके पहले रिकॉर्ड 1 मिनट 55 सेकंड का था। यही नहीं, दिलप्रीत ने 20 मिनट में बिना रुके 1000 सवाल हल किए हैं और यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड में शुमार किया जा सकता है। दिलप्रीत आज हेडेड स्कूल में कक्षा 8 की छात्रा है, लेकिन गणित की नन्ही जादूगरनी तो वो तभी बन गई थी जब वो कक्षा 3 में पढ़ती थी। अब मैं लिम्का बुक की रिकॉर्ड की तैयारी में हूँ, जिसमें मैं 4 डिजिट डिवाइड बाई 2 डिजिट सम 1 मिनट 26 सेकंड में कर सकती हूँ। दिलप्रीत बड़ी होकर महान गणितज्ञ रामानुजन और आर्यभट्ट की राह पर चलना चाहती है। मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ यात्रा योजना का आज मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून में शुभारंभ किया। योजना के तहत राज्य सरकार सूबे के 25,000 बुजुर्ग दंपतियों को निःशुल्क यात्रा करवाएगी। योजना का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 3 बसों में 94 बुजुर्गों के पहले जत्थे को आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सभी बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों के रहने और खान पान की व्यवस्था गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा की जाएगी। बुजुर्गों के सम्मान के उद्देश्य से शुरू की गई इस यात्रा योजना का उद्देश्य देश भर में सुरक्षित और सुगम चारधाम यात्रा का संदेश देना है। राज्य सरकार 25,000 बुजुर्ग दंपतियों को विश्वविख्यात गंगोत्री और बद्रीनाथ के निःशुल्क दर्शन करवाएगी। सीएम हरीश रावत ने भरोसा दिलाया है कि जहां भविष्य में यात्रा पर गए बुजुर्गों को दोबारा भी यात्रा करने का अवसर राज्य सरकार देगी, वहीं बद्रीनाथ, केदारनाथ सहित हेमकुंड साहिब को भी इस यात्रा योजना से जोड़ा जाएगा।
यात्रा की इस योजना से सरकार का उद्देश्य प्रदेश के जिला स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के पर्यटकों को आकर्षित करना है। जहां इन प्रयासों से धार्मिक और सामान्य पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो वहीं सूबे की आर्थिकी भी और मजबूत होगी। बीते 14 साल से फरार चल रहा आतंकवादी इरफान गिरफ्तार कर लिया गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो और दिल्ली पुलिस ने उसे नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया। 1993 में कानपुर से हावड़ा जा रही राजधानी एक्सप्रेस में ब्लास्ट हुआ था और उसके सिलसिले में बहराइच के रहने वाले इरफान की गिरफ्तारी की गई थी। सीबीआई ने उसे अरेस्ट किया था। 2001 में वो दिल्ली जेल से पेरोल से बाहर आया और उसके बाद से लगातार फरार चल रहा था। काफी तलाश के बाद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। बाद में ये बताया गया कि उसे नेपाल में किसी मामले में गिरफ्तार किया गया है। हाल ही में नेपाल में आए भूकंप के दौरान नेपाल की पाल्पा जेल की दीवारें ढह गईं और उससे कई अपराधी फरार होने में कामयाब हो गए। इरफान भी उन्हीं में से एक था। बाद में उसे दिल्ली पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम ने बहराइच से गिरफ्तार किया। नेपाल पुलिस से भागते हुए ये इंडियन टेरिटरी में बहराइच में आया, जहां की हम लोगों ने इसको पकड़ लिया। इरफान के ताल्लुकात लश्कर के साथ साथ इंडियन मुजाहिदीन से भी बताए जा रहे हैं।